हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में ये जो टॉपिक्स आपके सामने हैं इनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो कि आपको पता होंगी बट एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, और कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, उनकी डेफिनेशन आपको बता देंगे और उसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, कुछ साइंटिफिक रीजनिंग के क्वेश्चंस, कुछ जो हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं उनका जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है, ये किसने दी थी प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन, और प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी होती क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी कहते किसको हैं। और उसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ का नियम एंड देन स्टीफेंस लॉ, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये तीनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी हम देखेंगे और उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इससे कुछ डेफिनेशंस उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमारी जो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे कोई लिक्विड गलना शुरू करता है। ठीक है, जहां पे कोई लिक्विड गलना शुरू करे, लिक्विड जब गलना शुरू हो जाए, जैसे आपका जो मोम है और आपकी जो नेफ्थलीन है, ये किस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे भी गलना शुरू हो जाएंगी, मोम जिस टेम्परेचर पे गलेगा उसी टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सो लेट्स सी बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको पता ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो जाता है द्रव, लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू हो जाता है वही बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारा जो वाटर है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे जम जाता है हमारा कोई भी लिक्विड, वो उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। लाइक बर्फ का है, पानी का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम देखते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन पॉइंट। इवेपोरेशन होता क्या, इवेपोरेशन का कोई पॉइंट नहीं होता, इवेपोरेशन को हिंदी में कहते हैं वाष्पन। ठीक है, इसका कोई पॉइंट, इसका कोई इवेपोरेशन का कोई टेम्परेचर नहीं होता। इट हैपेंस ऑन एवरी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे ये होता है। होता क्या है कि कोई भी लिक्विड है तो उस लिक्विड के जो आपकी जो लेयर होती है उस लेयर पे आप सतह के ऊपर कोई ना कोई जो एटम्स होते हैं वो यहाँ पर किसी न किसी एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, के जो होती है काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा होती है। तो जिन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो इस सरफेस को छोड़ करके जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां चले जाते हैं, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। बट हाई टेम्परेचर पे इसकी रेट हाई हो जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो वाष्पन हो रहा है वो थोड़ा तेजी से होता है। ठीक है, सर्दी के मौसम में जो पानी है वो वहां पर जो पानी पड़ा हुआ किसी जगह वो भी सूख जाएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में वही पानी वहां जहां पे पड़ा हुआ है वो जल्दी सूखेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाती है। ठीक है, ये है। उसके बाद हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। ये कुछ नया हो सकता है आपके लिए बट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं द्रवणांक और इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे हमारी जो गैस होती है, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ हमारे धरती पे जब बारिश होती है, बादल बनते हैं, तो बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस ही तो होती है, जलवाष्प ही तो होती है, गैस ही होती है। ठीक है, ये जलवाष्प होती है, इसमें पानी नहीं होता कि पानी घूम रहा है ऊपर, ये हवा होती है, गैस होती है। ये गैस क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। जब कंडेंसेशन होता है यानी कि जब ये जलवाष्प ठंडी हवा से टकराती है तो क्या हो जाता है, ये कंडेंस हो जाती है, और यही कंडेंस होने के बाद जब ये लिक्विड में बदलती है तो यही बारिश की बूंदें बन करके धरती पर बरसने लगती है। तो कंडेंसेशन की वजह से ही हमारे अर्थ पे बारिश होती है बादलों से। तो ये जिस पॉइंट पे होता है
उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं उस लिक्विड का। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये आप याद रखिएगा, सिंपल डेफिनेशंस हैं, ये पूछ ली जाती हैं कि हाँ ये किस चीज की डेफिनेशन है, गैस का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन है, राइट। एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है या किसी खास टेम्परेचर पे होता है। डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन और मतलब वाष्पन में और क्वथन में क्या अंतर है। वाष्पन यानी कि जो हमारा इवेपोरेशन है वो हर एक टेम्परेचर पे होता है, लेकिन जो हमारा क्वथन है यानी कि जो उबलना है वो एक खास टेम्परेचर पे ही होता है। हर लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में कि हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी, कुछ इनको उड़ा देता हूं मैं और जगह बना लेता हूं यहाँ पर सो दैट हम उसको डिस्कस कर पाए, राइट। तो रीजनिंग के पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। सबसे पहली तो कुछ इंफॉर्मेशंस है, नॉट एवरी क्वेश्चन इज रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है, थर्मस की जो बोतल होती है, थर्मस की जो बोतल होती है उसकी जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उस पे लेप चढ़ाया जाता है चांदी का। ठीक है, तो होता यह है कि जो आंतरिक परत होती है इस पे जो चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, अंदर जो लेप चढ़ा दिया जाता है वो इतना चमकीला होता है। चमकीला होने की वजह से क्या होता है, इसमें लिक्विड में जो गर्मी है, अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो गर्मी क्या होती है, ये चमकीली जो परत होती है ना, चमकीली परत क्या करती है कि जो गर्मी है, जो विकिरण है, उसको ना वापस रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है, लेकिन अपने अंदर अवशोषित कम करती है। मतलब इसको खींचती कम है अपनी ओर और रिफ्लेक्ट ज्यादा करती है। तो जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो ये गर्मी ना चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होकर इसी में बनी रहती है, जिसकी वजह से जो अंदर थर्मस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो हमेशा गर्म बना रहता है। यही रीजन होता है कि थर्मस की बोतल में आंतरिक हिस्से में लेप चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं रीजनिंग का। स्नो और आइस दो चीजें हैं। आइस ये जमी हुई जो बर्फ होती है, बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, वो होती है आइस। स्नो क्या होती है, आपने कभी ठंडे इलाकों में आप गए हो तो जो स्नोफॉल होती है उसमें आपने देखा होगा कि रुई के फायों की तरह वो गिरती है। तो जो ये स्नो होती है और ये जो बर्फ होती है, ये दोनों ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही इनके लिए टेम्परेचर चाहिए, स्नो बनने के लिए भी और आइस बनने के लिए भी। लेकिन जब स्नो बनती है, तेजी से बनना शुरू होती है, तो आसपास की जो जलवाष्प है उसको इकट्ठा करके ना इकट्ठा कर रही होती है और उसकी वजह से अपने आसपास वो छोटी सी एक रुई का गोला सा बना लेती है और वो धीरे से गिरती है नीचे जमीन पे। तो बड़ी अच्छी सी लगती है स्नोफॉल। तो जो स्नो होती है ये और जो आइस होती है ये, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज मोर इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ज्यादा कुचालक कौन है। कुचालक यानी जो अपने भीतर से ऊष्मा को होकर के प्रवाहित ना होने दे, जिसके थ्रू होकर के आपकी जो हीट है वो फ्लो ना हो सके, वो किसके थ्रू ज्यादा हो सकती है, मतलब कहां पे ज्यादा रुकेगी हीट। आप ये हीट का ज्यादा बड़ा इंसुलेटर होगा स्नो, या आइस वो हीट की ज्यादा इंसुलेटर होगी। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो हवा है, जो एयर है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे इग्लू होते हैं, जो जहां पे एस्किमो रहते हैं जिन घरों में, उन इग्लूज में क्या होता है, बर्फ की दो चादरों के बीच, ये दो चादरें होती हैं बर्फ की, इससे मकान बना होता है इनका, इग्लू लोगों का। तो दो चादरों के बीच जो खाली जगह होती है उसमें क्या भरी होती है, एयर भरी होती है, एयर होती है, थोड़ी सी एयर रहती है। ये एयर क्या होती है, कुचालक होती है, यानी इंसुलेटर होती है ऊष्मा की, जिसकी वजह से अंदर की ऊष्मा, अंदर की जो ठंडे, बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आ पाती और अंदर जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती, और इस तरह से वो बर्फ के बने मकानों में भी अंदर चैन से रह लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ये रुई के फायों की तरह ये स्नोफॉल होती है ना, इस रुई के फायों के बीच में छोटी छोटी जगह में ना हवा भरी होती है, एयर होती है। तो जहां पे हवा भरी है और ये जो आइस है इसके बीच में बहुत ज्यादा ये सॉलिड है, इसके बीच में हवा का स्कोप ही नहीं है कि हवा भरी हो, तो कौन ज्यादा बड़ा कुचालक होगा, कौन ज्यादा बड़ा इंसुलेटर होगा, ऑब्वियसली स्नो इज द बिगर इंसुलेटर, ज्यादा बड़ा इंसुलेटर है स्नो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार इंटरव्यूज में भी, और अगर आप कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपका एग्जामिनर भी आपसे जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो जो वाइवा होता है वहां पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड पूछना भी चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, क्योंकि बड़े ही अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, आपकी साइकोलॉजी चेक करने का कि आपकी जो फिजिक्स को लेकर साइकोलॉजी है वो कितनी डेवलप है, उसके लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि जो हमारा भू उपग्रह होता है, जो ऊपर अगर हमारा जो है उपग्रह है जो धरती के चारों ओर चक्कर चक्कर लगा रहा है, जो धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो क्या है? उपग्रह ऐसा होता है जो सैटेलाइट हम बना करके भेजते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट बना करके भेजते हैं, वो जो ऊपर चक्कर लगा रहा है वो क्या है? वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के बाहर है। यानी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो उस यान पे, यानी जो अंतरिक्ष यान है उस पे काम नहीं कर रहा है। तो जहां पे गुरुत्वीय बल काम नहीं कर रहा है, क्या वहां पे पानी उबल सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर है नहीं उबल सकता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो पानी उबलता है वो किसकी वजह से उबलता है? संवहन धाराओं की वजह से। संवहन, ठीक है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है संवहन, ठीक है, जो हमारा इंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब नीचे का जल जो है, पानी जब गर्म हो जाता है तो ये ऊपर भागता है और ऊपर का नीचे की ओर भागता है। ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वो नीचे की ओर आते हैं। इस तरीके से जब तक पूरे के पूरे लिक्विड का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, ये इसी तरह से भागते रहते हैं। तो होता क्या है, अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अंतर्गत नहीं हो, यानी कि आप जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर नहीं हो, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की ओर और ये जो ऊपर की ओर जाने वाली गति है ये हो नहीं पाएगी। ये नीचे की ओर आने वाली गति जो है वो हो नहीं पाएगी। इसलिए वहां पे पानी क्या होगा, ये इनफैक्ट ये जो एटम्स है ना, हो सकता है वहां अंतरिक्ष यान में ये पानी यहाँ पे इस बर्तन में रुके ही ना, वो हवा में ही तैरे बिल्कुल अलग तरीके से। आपने अगर कभी वीडियो देखे हो, कभी आप देखिएगा, अगर आप YouTube पे सर्च मारें कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है उसमें पानी और उसमें जो चीजें हैं वो कैसे, जो हमारे स्पेस स्टेशन में रहने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे ब्रश करते हैं, कैसे जो पानी है वो हवा में तैर रहा होता है विदाउट ग्रेविटेशन। तो वो तो उसके तो एटम्स तो यहाँ पे गर्म होने के लिए नीचे किसी बर्तन में रखे ही नहीं जा सकते। इस वजह से गुरुत्वीय बल न होने के कारण वो ऊपर, यानी कि हमारा जो स्पेस स्टेशन है वहां पर अगर हम पानी को उबालना चाहें तो उबाल ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद दो चीजें जो पूछी जाती हैं अक्सर एक एक नंबर के क्वेश्चंस में। पहली तो ये है कि हमारी जो विजिबल लाइट है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, उसकी रेंज कितनी है वेवलेंथ की। तो वो वेवलेंथ की जो रेंज है वो याद रखिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये विजिबल लाइट की होती है, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था विकिरण, ठीक है। विकिरण यानी कि हमारा जो रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है। जो रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ ग्रेटर देन 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। इससे ऊपर जो भी आएगा, यानी कि जो विजिबल लाइट की रेंज से ऊपर जो भी आ रहा है वो क्या होगा, वो विकिरण होगा, यानी वो रेडिएशन होगा। रेडिएशन की वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनके आंसर्स और इनकी रीजनिंग समझ में आई होगी, अक्सर पूछे जाते हैं। सो अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया है तो आपसे ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और ये पूछे गए हैं बार बार और फिर से पूछे जाएंगे किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन में, खास करके आईएएस या पीसीएस के एग्जाम में, या फिर आपके रेलवेज या कहीं पर भी जहां साइंस आती है वहां पर ये क्वेश्चंस बड़े ही पेट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर्स के, पेपर सेट करने वालों के, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा जो टॉपिक था हमारा, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं। प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी क्या है, पहले तो हमने देखा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। हमारा जो कृष्णिका हम जिसको कहते थे, कृष्णिका यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि पूरी तरह से सारी की सारी रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, सारी रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब कर ले वो कृष्णिका है। लेकिन ऐसी कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, अवेलेबल नहीं है। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ही नहीं। बट प्रैक्टिकली कोई ब्लैक बॉडी हम बना सकें तो उसका मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसका बिहेवियर एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो कि केवल और केवल एक कल्पना है, वास्तविक रूप में सच नहीं हो सकती, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, उसकी तरह बिहेव करे। तो ऐसी कोई भी ब्लैक बॉडी जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करे, अगर इस तरह की कोई भी बॉडी हम बना सकते हैं ब्लैक बॉडी, तो उसको हम प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ऐसी एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी जो है फेरी नाम के साइंटिस्ट ने बनाई है, ठीक है। उसको कहते हैं फेरी का गोला,
और ये गोला कैसा है? खोखला है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी से इतना प्यार नहीं करते उनको बता दूं, या हिंदी ज्यादा नहीं मतलब इंग्लिश मीडियम में रहे तो बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आती, हिंदी नहीं समझ में आती, तो फेरी का गोला, गोला को कहते हैं स्फेयर, स्फेयर ऑफ फेरी। ठीक है, फेरी का गोला उसको कहते हैं जो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है और उसको प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी कहा जाता है। तो इट्स अ हॉलो स्फेयर। ठीक है, हॉलो स्फेयर ऑफ फेरी, हॉलो स्फेयर ऑफ फेरी, इसको क्या कहा जाता है? पर प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, फेरी का गोला क्या है? इट्स अ प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर ये आ जाता है तो कई बार लोगों को पता नहीं होता, बिकॉज लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया है, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको पता है, पता होना भी चाहिए, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो दिस शुड बी द टॉपिक जो आपको पता हो। उसके बाद हम आते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। किरचॉफ का नियम। सो किरचॉफ का जो लॉ है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। किरचॉफ का जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी चीज जितना अच्छा एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को, उतना ही ज्यादा वो रेडिएट भी करती है। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी वो एब्जॉर्ब करती है वही वो रेडिएट नहीं करती। जिस चीज को रिफ्लेक्ट कर देती है ना, उसको रेडिएट नहीं करती, सॉरी, जिस चीज को रिफ्लेक्ट करती है ज्यादा उसको वो रेडिएट नहीं करती। ठीक है, और जिस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है उसी को रेडिएट करती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा था कि कांच, जो लाल रंग का कांच है, वो कांच क्यों दिखाई देता है लाल रंग का? लाल कांच लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पे जब लाइट रेज पड़ती हैं, यानी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लाइट रेज जब इस पे पड़ती हैं, तो क्या करता है? ये रेड जो कंपोनेंट होता है लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो रेड लाइट का कंपोनेंट होता है, रेड कंपोनेंट को ये क्या करती है? रेड कंपोनेंट को ये रिफ्लेक्ट करती है, यानी वापस लौटा देती है। रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही वो चीज हमें कैसी दिखती है? लाल दिखती है। ठीक है, लेकिन बाकी जो कलर्स होते हैं भाई, 7 कलर होते हैं स्पेक्ट्रम में, सिर्फ लाल को रिफ्लेक्ट करती है इसलिए वो लाल दिखते हैं, लेकिन बाकी के 6 कलर क्या करता है? कांच, लाल रंग का कांच, जो भी लाल रंग का हमें दिखता है वो क्या करता है? बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जितने भी होते हैं उन सब का जो एवरेज इफेक्ट होता है वो क्या होता है? वो ग्रीन जैसा होता है। एवरेज इफेक्ट बाकी सबका ग्रीन जैसा होता है। इसीलिए जब लाल रंग की किसी भी चीज को गर्म किया जाए तो गर्म करने पे अंधेरे कमरे में अगर आप उसको गर्म करके देखोगे तो वो कैसा दिखेगा? लाल नहीं दिखेगा, वो हरा दिखेगा। ऐसा नहीं कि वो और ज्यादा लाल लाल चमकने लगेगा, वो हरा चमकेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को एब्जॉर्ब करती है कोई चीज ना, उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है गर्म करने पे। गर्म करने पे जब रेडिएशन शुरू होता है तो उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है जो इसने एब्जॉर्ब किया था। भाई उसी को तो रिफ्लेक्ट करेगी जो ये एब्जॉर्ब करती है। सिंस ये सारी की सारी बाकी स्पेक्ट्रम को ऑब्जॉर्व कर ले, स्पेक्ट्रम के बाकी कलर्स को ऑब्जॉर्व कर लेती है लाल रंग का कांच जो होता है, और बाकी कलर्स जितने भी हैं उन सभी का इफेक्ट जो होता है वो ग्रीन कलर के आसपास का होता है, ग्रीन कलर जैसा होता है। इसीलिए क्या होता है कि ये सारा का सारा जब हम गर्म करते हैं तो ये हरे रंग का गोला, हरे रंग का कांच जो है वो, लाल रंग का कांच जो है वो हरे रंग का दिखता है। तो ये किरचॉफ का लॉ है कि जो चीज जितना अब्जॉर्ब करती है उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की पावर रखती है। ठीक है, और ये एग्जांपल था उसका। अब हम देखते हैं अगला प्रिंसिपल जो स्टीफन का लॉ है। बहुत सिंपल सा स्टीफन का लॉ है और उस पे कई बार रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज और कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं स्टीफन का नियम क्या है, स्टीफन लॉ क्या है। ठीक है, स्टीफन का नियम ये कहता है, पहले तो एक छोटा सा आप कोई एरिया ले लीजिए, कोई भी मेटल हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि रेडिएट कर सकती है, जो विकिरण छोड़ सकती है, कोई भी ऐसा आप पदार्थ ले लीजिए, और उसका यूनिट एरिया, पहली चीज आप उसका यूनिट एरिया, इस यूनिट एरिया पे आप क्या डालिए? इसको आप गर्म करिए। गर्म क्यों करेंगे? रेडिएट कराने के लिए गर्म किया, रीजन है रेडिएट कराना है। किसी भी पदार्थ के या किसी भी सब्सटेंस के यूनिट एरिया को गर्म किया, उसको रेडिएट कराने के लिए। तो यूनिट एरिया को जब गर्म किया तो उस यूनिट एरिया से जो रेडिएशन निकलती है, ठीक है, जो रेडिएशन निकलेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, वो ई से डिनोट कर रहे हैं, वो होगी उस वस्तु के, यानी ये जो सब्सटेंस है इसका जो
परम ताप होगा, यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसके 4th पावर के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। 4th ऑफ द पावर जो होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, उसके इक्विवेलेंट होगी। अब सिंस ये इक्विवेलेंट है तो इसको हमें इस सिंबल को अगर हटाना है तो वी नीड टू हैव वन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? न्यूटन्स कांस्टेंट, न्यूटन का नियतांक। ठीक है, तो न्यूटन्स कांस्टेंट, तो ये आपकी होती है E इज इक्वल टू न्यू टी रेज टू द पावर 4। इससे ना क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ रीजनिंग नहीं, क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे, कि किसी चीज का टेम्परेचर जो है उसका जो टेम्परेचर था, जो रेडिएट करने की पावर थी, उसका जो टेम्परेचर था रेडिएट करने वाला, वो 2 गुना बढ़ा दिया गया। तो 2 गुना बढ़ाने पर जो रेडिएशन है उसकी मात्रा कितनी गुना बढ़ जाएगी, उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो आपका जो टी रेज टू द पावर 4 है तो 2 रेज टू द पावर 4 मीन्स 16 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ना याद करने का कुछ है बहुत ज्यादा। अगर आप इस पे पीएचडी करना चाहें, कुछ समझना चाहें, तो चले जाइए और देख लीजिएगा अपनी बुक्स में, या फिर अपनी पुस्तकों में देख लीजिएगा। उसके अलावा आप अगर चाहें तो गूगल पे जाकर के सर्च मार सकते हैं, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है आज का, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 2 चीजें हैं, एक गर्म है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, और एक ठंडी चीज है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए T2 है। ये गर्म चीज है, ये ठंडी चीज है। अगर इन दोनों को सटा के रखा जाए या किसी तरह से कांटेक्ट इनका बनाया जाए, तो जो हमारी हीट है वो किधर फ्लो करेगी? गर्म से ठंडी की ओर फ्लो करेगी। ये तो आपको पता है कि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। तो जब ये गर्म से ठंडी वस्तु की ओर चलेगी तो तब तक चलेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर यानी T1 और T2 एक कॉमन टेम्परेचर पे ना आ जाए, यानी T पे ना आ जाए। और वो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा? वो कॉमन टेम्परेचर उस समय एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा उसके बराबर होगा। यानी एक ठंडी चीज है T2 टेम्परेचर पे, एक गर्म चीज है T1 टेम्परेचर पे। तो गर्म से ठंडी की ओर चलेगी सारी की सारी ऊष्मा, यानी कि T1 क्या होगा? कम होता जाएगा, और T2 क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये ऊपर जाएगा, T1 नीचे आएगा, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों मिल करके T के बराबर नहीं आ जाते। यानी T1 T के बराबर हो जाए और T2 जब तक T के बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये है कैलोरीमिति का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा। मान लीजिए आपका जो गर्म वस्तु है उसका मास है m1, उसकी जो स्पेसिफिक जो विशिष्ट ऊष्मा है वो है आपकी S। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप जाकर के पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। उसकी विशिष्ट ऊष्मा मान लीजिए S1 है, और उसके बाद क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी ये T1 जो है वो T से ज्यादा था शुरू में, भाई ये कम होगा ना, तो T बड़ा होना चाहिए। T1 बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बाद में क्या होगा? जब ये कम होता जाएगा तो T क्या होगा? ये बड़े टेम्परेचर की ओर आएगा, और ये T1 क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो T1 माइनस T। ठीक है, यानी T1 माइनस T, ये T1 जो है ज्यादा बड़ा है और T जो है बाद में एक लो टेम्परेचर पे जाना है। तो T1 माइनस T यानी लगातार M1 इंटू S1 इंटू T1 माइनस T, लगातार जब ये ठंडा हो रहा है कोई चीज, तो उस समय जो इक्वेशन बना वो क्या बनेगा वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो M1 इसका मास है, S1 इसकी स्पेसिफिक हीट है, और T1 माइनस T ये इसका टेम्परेचर है जो कि कन्वर्ट होता जा रहा है लगातार, T1 से T की ओर भाग रहा है। तो किसी एक टाइम की बात हो रही है ये, T1 माइनस T किसी एक टाइम पे M1 इंटू S1 इंटू T1 माइनस T किसके बराबर होगा? अगर दूसरी चीज का मास जो है वो M2 है, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट है S2 है, और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो T क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, T जो है ज्यादा बड़ा होगा, और T2 क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि T2 अब बढ़ना शुरू हो रहा है।
T पहले से बड़ा है क्योंकि ये ठंडी है ना, इससे छोटा होगा, और ये T1 इससे बड़ा है। T1 जो है ग्रेटर देन T है और T2 जो है वो स्मॉलर देन T है, और T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 भी है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं। आना कहाँ पे है? T पे आना है। ठीक है, तो सिंस ये अब बढ़ेगा तो ये ऑलरेडी बड़ा है T, इसलिए इक्वेशन में T माइनस T2 इधर लिया गया है, और गर्म वाली चीज के लिए क्या लिया गया है? T1 माइनस T लिया गया है। ठीक है, ज्यादा में से कम को हटाया गया है। ऐसे आप याद रखिएगा इसको। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यही कैलोरीमिति या फिर कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, उसका इक्वेशन के रूप में, इक्वेशन के फॉर्म में ये उसका इक्वेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत से आते हैं, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। साइंस को हम बहुत ही डिटेल में यहाँ कवर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस को देखते रहें, कोई नोट्स ना बनाएं, बस आगे पीछे चलते फिरते इन वीडियोस को देखते जाएं, तो भी आपकी बहुत सारी जो साइंस की चीजें हैं वो तैयार हो जाएंगी और आप सही करके आएंगे। सो नॉट ओनली दिस वन, बट हम जो है इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ कवर करते चलेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।